विश्वविद्यालय साइकोलॉजी रणनीति आज हम जनवादी कांग्रेस की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र का अपने केंद्रीय विधानमंडल होता है, तो इसकी व्यवस्थापिका होती है, संसद होती है। ब्रिटिश संसद की भांति 1982 के संविधान के द्वारा चाइना में देश की संसद को व्यापक अधिकार सुविधा प्रदान की गई है। यद्यपि इससे पूर्ववर्ती संविधान के द्वारा एक आत्म शासन प्रणाली को अपनाया गया था, लेकिन जिस प्रकार से ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून की वैधता अवस्था की जांच किसी भी संस्था के द्वारा नहीं की जा सकती है, अर्थात किसी भी व्यक्ति की तरफ से चुनौती नहीं दी जा सकती है, अर्थात वहां पर संसद की संप्रभुता होती है, संसद की सर्वोच्चता होती है। इसी प्रकार से जनवादी कांग्रेस के द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उन कानून की वैलिडिटी की जांच करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं होता है। आइए आज हम जनवादी कांग्रेस को संविधान के अंदर जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जनवादी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार के व्यापक अधिकार का प्रयोग किया जाता है उनका वर्णन अग्राम के बिंदु पर किया जाता है। जनवादी कांग्रेस के द्वारा अपनी कार्रवाई चलाने के लिए प्रेसिडियम को नियुक्त करती है। दूसरा कार्य जनवादी कांग्रेस के द्वारा ऑडिटर जनरल, स्टेट काउंसिलर, मंत्रालय के जो विभागाध्यक्ष होते हैं, एचओडी होते हैं, उन सब की नियुक्ति भी जनवादी कांग्रेस से की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौतों के बारे में युद्ध अथवा शांति के प्रश्नों के संबंध में भी जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है, जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही डिसीजन किया जाता है। तीसरा सबसे इंपोर्टेंट काम यह है कि 1982 के संविधान में जिस प्रकार से नवीन संस्था के रूप में सैनिक आयोग का गठन किया गया है, उस सैनिक आयोग के निर्देशन में देश की सेना कार्य करती है, अर्थात सैनिक आयोग के सभी जो सदस्य होते हैं उसका अध्यक्ष होता है, उन सबकी नियुक्ति भी इस जनवादी कांग्रेस द्वारा की जाती है। जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री नियुक्ति की जाती है। जनवादी कांग्रेस के द्वारा पूरे देश के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कानून का निर्माण का कार्य किया जाता है, कानून बनाए जाते हैं। यद्यपि विभिन्न स्तरों पर प्रशासकीय क्षेत्र में आम पब्लिक को, सामान्य जनसाधारण को प्रशासन के कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है, अनेक विधानों के माध्यम से काम किया जाता है, लेकिन एकात्म शासन प्रणाली होने के कारण सभी प्रकार के आवश्यक जो कानून होते हैं, जो नियम होते हैं, उनका निर्माण करने का भी काम जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। जनवादी कांग्रेस के द्वारा स्टडी जो कमेटी होती है, स्थायी जो समिति होती है, उसके द्वारा लिए गए अनुचित निर्णय को न केवल बदला जाता है, बल्कि उन्हें रद्द भी किया जाने का भी अधिकार होता है। कहने में यह था कि स्थायी समिति के द्वारा जो भी अनुचित निर्णय ले जाते हैं, जिस प्रकार के डिसीजन ले जाते हैं, इन सभी निर्णयों की वैधता अवस्था की जांच करने का कार्य भी इस जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। और कांग्रेस की दृष्टि में अगर इस प्रकार का कोई कानून अनुचित प्रतीत होता है तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। अगला जनवादी कांग्रेस के द्वारा देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो विभिन्न स्कीम्स होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को स्वीकृत किया जाता है। अर्थात बिना जनवादी कांग्रेस की स्वीकृति से देश के सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में किसी भी नवीन स्कीम को लागू नहीं किया जा सकता है। अतः वित्तीय जो स्वीकृति जो दी जाती है समझौते के लिए जनवादी कांग्रेस द्वारा दी जाती है। देश के संविधान में जिस प्रकार के अमेंडमेंट किए जाते हैं, जिस प्रकार के संशोधन किए जाते हैं, इस प्रकार के संशोधन भी जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। कहने को यह है कि जनवादी कांग्रेस स्थायी समिति के साथ मिलकर के पहले से चले आ रहे जो कानून होते हैं, उन कानूनों में परिवर्तन करने का काम भी जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। जनवादी कांग्रेस के द्वारा जो अन्य राष्ट्रों में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिन व्यक्तियों की नियुक्ति राजदूत में की जाती है, पॉलिटिकल एम्बेसडर में की जाती है, उन राजदूत की नियुक्ति को भी जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही अनुष्ठान की जाती है। कहने का यह है कि देश के सर्वोच्च जब जन न्यायालय होता है, उस न्यायालय के
जनवादी कांग्रेस के द्वारा की जाती है। जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही सभी प्रकार के न केवल कानून का निर्माण देता है बल्कि उनके कानून का क्रियान्वयन का अध्यक्षता करने का काम भी जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण भी जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। विशेष प्रशासकीय क्षेत्रों की जो स्थापना की जाती है इन सब की स्थापना करने का अधिकार भी जनवादी कांग्रेस के पास होता है। अर्थात इसकी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, इसकी जो स्थायी समिति होती है, उसके द्वारा प्रशासकीय क्षेत्रों की स्थापना नहीं की जाती है बल्कि नवीन जो प्रशासकीय क्षेत्र होते हैं इन सब की स्थापना भी जनवादी कांग्रेस द्वारा की जाती है। कहने में यह था कि नए नए नगरपालिका क्षेत्रों का जो गठन किया जाता है, नए नए राज्यों का गठन किया जाता है, इन सब के गठन की जो प्रक्रिया होती है उनके संबंध का जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। तो जनवादी कांग्रेस के द्वारा नवीन जो स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती हैं, उनके लिए बजट को स्वीकृत किया जाता है। उनके अनुमोदन का आधार भी किसी अनुमोदन का अनुरोध किया जा सकता है। बिना जनवादी कांग्रेस की वित्तीय स्वीकृति के किसी भी नवीन योजना को स्कीम को लागू नहीं किया जा सकता है। जनवादी कांग्रेस के द्वारा न केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है बल्कि जनवादी कांग्रेस के द्वारा जिन्हें पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है उनको उनके पदों से हटाया भी जा सकता है। उन्हें हटाने का काम भी जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। जो ऑडिटर जनरल होता है, जो स्टेट काउंसिलर होते हैं, जो मंत्रालयों के एचओडी होते हैं, जो विभागाध्यक्ष होते हैं, इन सबको पदस्थ करने का काम भी जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। कहने में था कि जब भी जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल समाप्त होता है, उससे कार्यकाल समाप्त करने के बाद जो भी उसके जो मेंबर होते हैं, वैसे तो विश्व में सबसे बड़ी जो संसद सदस्य से बात की जाती है तो जनवादी कांग्रेस में सदस्य की संख्या अधिक होती है। वर्तमान समय में 2970 मेंबर होते हैं। पहले 3000 के सदस्य हुआ करते थे, इसके सदस्य को डिप्टी कहा जाता है। कहने में यह है कि जब भी देश में अधिवेशन चल रहे होते हैं, चाहे साधारण अधिवेशन चल रहे होते हैं या विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, इन अधिवेशनों के दिन में जनवादी कांग्रेस की अनुमति के बिना किसी भी डिप्टी को, किसी भी सदस्य को अरेस्ट नहीं किया जाता है, उसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। जनवादी कांग्रेस की अनुमति से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही सदस्य की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण किया जाता है, संज्ञा का निर्धारण किया जाता है, उनके वेतन पत्र का निर्धारण भी जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। तो जनवादी जो कांग्रेस होती है ब्रिटिश संसद की बारिशों पर होती है। वहां पर किसी भी स्थायी समिति होती है, उसको भी अपने विवेकानुसार काम करने का अधिकार नहीं होता है। वो केवल इस काम की रिकमेंडेशन करती है, उनके बारे में निर्णय करने का अधिकार इस कांग्रेस का माना जाता है। तो कहने वाला यह है कि जनवादी कांग्रेस का जो संविधान होता है वो 1982 में इस प्रकार के संविधान को लागू किया गया है। उसके लिए बहुत सारे प्रकार के जो अधिकार, जो शक्तियां हैं उसे प्रदान की गई हैं। तो ब्रिटिश संसद की भांति जनवादी कांग्रेस की निश्चित रूप से प्रशासनिक क्षेत्र में और विधायी क्षेत्र में और वित्तीय क्षेत्र में और न्यायिक क्षेत्र में संपर्क होती है, समझ होती है। अर्थात जनवादी कांग्रेस के द्वारा बनाई किसी कानून की व्यवस्था की जांच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती। न्यायालय को जनवादी कांग्रेस के द्वारा बनाई गई कानून की व्यवस्था की जांच करने का अधिकार नहीं होता है। यह सरकार का निर्णय जो होती है वो केवल जनवादी कांग्रेस के पास होती है। तो जनवादी कांग्रेस को वित्तीय क्षेत्र में, विधायी क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत सारे इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। न केवल न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है बल्कि उनकी पद हटाने का भी इस जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। कहने में था कि नए नए जो प्रदेश के गठन की अगर बात आती है, प्रशासनिक क्षेत्र की स्थापना की बात आती है, नगरपालिका की स्थापना की बात आती है, तो इस संबंध में अंतिम जो निर्णय होता है जनवादी कांग्रेस का ही माना जाता है। अतः एक आदर्श है कि एकात्म शासन प्रणाली के कारण 1982 के संविधान के द्वारा विधिवत रूप से जनवादी कांग्रेस को सभी क्षेत्रों में व्यापक अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई हैं। लेकिन क्या ये बात कही जा सकती है कि जनवादी कांग्रेस निश्चित रूप से विधायी क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में अपने आप की संपूर्ण होती है, बिना उसकी अनुमति के, बिना उसकी सहमति से, चाहे देश के सामाजिक क्षेत्र में किसी योजना को लागू करने की आवश्यकता हो या आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार से डेवलपमेंट करने की कोई स्कीम हो तो इस स्कीम को लागू नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के लागू करने के लिए निश्चित रूप से जनवादी कांग्रेस की अनुमति की आवश्यकता होती है। देश के जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उन सब प्रकार पदाधिकारी नियुक्ति भी जनवादी कांग्रेस से की जाती है। कहने में कहते हैं कि जनवादी कांग्रेस को विधायी क्षेत्र में बहुत सारे व्यापक अधिकार शक्तियां दी गई हैं